खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। ऐसा नई सोच नई आगाज, क्योंकि हम है भारत आज। फिर से मैं स्वागत करूंगा नए सेशन में। ये नया सेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग जी के नाम है। सीधे सवाल लेंगे, सीधे संवाद करेंगे, उनसे सवाल होंगे सरकार की उपलब्धि बारे नहीं, गौ सेवा आयोग की उपलब्धि बारे, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं सामाजिक व्यक्ति है, वो गौ सेवक है और इसी पृष्ठभूमि से वो आते हैं। गौ सेवा ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्हीं के सवाल करेंगे, लेकिन सवाल होंगे सीधे सपाट, क्योंकि सरल शब्दों में वो अपनी बात रखते हैं, तो उनसे सीधी ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तर्ज पर गौ सेवा आयोग को वो चला रहे हैं। क्या कामयाबी की डगर पर है या फिर कहीं मझधार में हिचकोले गौ सेवा आयोग खा रहा है, वो भी सवाल करेंगे। तो मेरे साथ अब गौ सेवा आयोग चेयरमैन आ रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन अच्छा रहने वाला है और उम्मीद करूंगा कि आपके सभी के सवाल जवाब मैं ले सकूंगा। तो हमारे बीच आ रहे हैं गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग जी। सर प्लीज, स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल सर, आप कैसे हैं? चेयरमैन से इतर एक गौ सेवक की आपकी छवि है, वो अच्छी लगती है या चेयरमैन कहलाना अच्छा लगता है? ऐसा है कि जब तक एक भी गाय सड़क पर है, जी चेयरमैन की तो दूर की बात है, हमारे समाज के अंदर गौ पुत्र कहलाना ज़्यादा अच्छा है जी कि गौ माता के बेटे बनकर गौ माता की सेवा करें और एक भी गौ माता सड़क पे ना रहे, जी, वो अच्छा लगता है। उसी में लगे रहते हैं दिन रात, आपकी टीम और आप खुद भी? हाँ, हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कई हजार गौ सेवक और प्रशासन के अधिकारी भी और सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर तो बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं। जी जी। जब आप गौ सेवा आयोग के चेयरमैन बने थे, तो उस वक्त एक ढर्रे पर एक नियमावली होती है किसी भी आयोग की, उस पर आपका आयोग चल रहा था। क्या अब भी उसी पैटर्न पर चल रहा है आयोग? आयोग की बात जहाँ तक हम करें, आयोग अपना कार्य कर रहा है। जो हमारे नियम बनाए हैं, जी जो गौ सेवा आयोग के तय हैं, वो भी, और जो समाज के अंदर हमें गौशालाओं में लोगों के बीच में बैठ के जानकारियाँ मिलती है, उनको जोड़ के गौ माता के लिए जो अच्छा हो सकता है वो हम करते हैं, तो वही नियम माने जाते हैं। जी। चेयरमैन साहब के आने के बाद क्या बदलाव आयोग में आया है? क्या उनकी कार्य पद्धति बदली है? क्या उनका काम करने का तरीका बदला है? इसमें समय समय पे बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हमारे, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे से पहले भानराम मंगला जी चेयरमैन थे, उससे पहले आईएएस थे, हुड्डा जी की सरकार में आयोग का गठन हुआ, परंतु गौ सेवा आयोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी बने, तो उसके बाद ही सक्रिय हुआ और सक्रियता से गौ सेवा के काम आगे बढ़े। चेयरमैन साहब, एक सवाल था मेरे मन में कि आपसे पहले भानीराम मंगला जी, आप ही की सरकार, भाजपा सरकार में वो चेयरमैन बने, उससे पहले परिपाटी रही थी कि आईएएस को ये चेयरमैन का पद दिया जाता था, लेकिन आपकी सरकार ने बदलाव किया और गौ सेवकों को इस पद पर आसीन किया। तो क्या वाकई में फायदा मिला है आयोग को, जब गौ सेवक जिसने खुद गौशालाओं में सेवा की हो, गोवंशों को उन्होंने संभाला हो, सड़कों से उठा के गौशाला में लाया हो, खुद वो गौशाला के बीच में रह के सेवा करके इस पद पर आके बैठे हो, तो क्या वो समझ सकते हैं सारी इस आयोग की परेशानियों को, गौ सेवकों की समस्याओं को, गोवंशों के जो हालात है उनको समझ पाने में क्या एक गौ सेवक ज्यादा कामयाब रहा है आईएएस के मुकाबले? पिछले लंबे समय से हम माने कि जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद जो हमने विभिन्न परिवर्तन की योजनाएं शुरू की, देश में हुई,
चाहे वो कांग्रेस के समय में रही हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय में रही हैं, या अन्यों की सरकार आई उसमें रही है, जी हर एक में बदलाव तो आता ही आता है। किसी का बदलाव नेगेटिव की तरफ जाता है, किसी की पॉजिटिव की तरफ जाता है। जब देश आज़ाद हुआ हमारी एक भी गौ माता सड़क पे ही नहीं थी, और हमारा व्यवस्थित के घर के अंदर अगर गाय माता ने बछड़ा दे दिया तो ऐसे ही खुशी मनाते थे जैसे घर में बेटा पैदा हुआ, जी क्योंकि वो खेत में बराबर काम करता था। परंतु जब ट्रैक्टर की योजना आई तो बैलों की धीरे धीरे व्यवस्थाओं में फर्क आ गया, जी तो लोगों ने घरों से छोड़ना शुरू किया। हमने उसके वैकल्पिक के रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए थे, अब हम ढूंढ रहे हैं। तो इसी प्रकार से नस्ल सुधार की बात करते हैं। जी हम नस्ल सुधार अपने जो गौवंश की थी, देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, भगवान कृष्ण भी गोपाल जो बने, गोविंद जो बने, गौ माता को नंगे पैर वनों में ले जाकर गौ माता की सेवा करके ही गोपाल गोविंद नाम आया उनका। जी तो अर्थात भगवान भी जिसकी पूजा करते हैं उस गौ माता को हमने सड़कों पे ला दिया, केवल विदेशी के चक्कर में कि भाई ज़्यादा दूध दे देगी। पर ये नहीं सोचा हमने कि परिस्थिति क्या रहेगी। ये 70 और 80 के दशक में ज़्यादा हुआ कि परिस्थिति क्या रहेगी, वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है कि नहीं। हमारे देश की जलवायु के अपेक्षा हमारे देश की जलवायु गर्म भी है, ठंडी भी है, मतलब परंतु उनमें ठंडी ही है। 70-80 के दशक में जो बीमारी हुई थी उसका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। बिल्कुल 100% भुगत रही है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है, जो विदेशी गाय है जिसको हम जर्सी कहते हैं, होल्स्टीन फ्रीजन कहते हैं, या और अन्य प्रकार की है जो हम विदेशों से लाए थे, वो गाय है ही नहीं, वो पशु है। जी और उसके दूध में A1 है, A1 मिल्क, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी परंतु भारतीय गौ माता का दूध अमृत माना है, और जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उसके अनुकूल ही गौ माता का दूध और घी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। स्वास्थ्य के लिए पहले वैज्ञानिकों ने ये भी कहा, जी। डॉक्टरों ने भी कहा कि घी खाना भी जो है हार्ट के लिए और के लिए नुकसानदायक है। परंतु आज डॉक्टर ये भी कहते हैं देसी गाय का घी तो ठीक है, मतलब वो अमृत के समान है वो देसी गाय का। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि अक्सर चेयरमैन साहब से मैं मिलता हूं तो वो मुझे इस बात का इल्म कराते हैं कि जो जर्सी गायें हैं, जो अमेरिकन गायें हैं, जिन्हें हम बड़े चाव से, मैं जब बचपन में था, 80s के दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो तब वहां पे काफी प्रकोप, 80-90s में काफी प्रकोप रहा है अमेरिकन गाय का, और हर घर में होती थी। वो दूध है वो फायदेमंद नहीं है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसी की ओर ध्यान देता है। क्या गौ सेवा आयोग इस ओर अवेयरनेस कैंप चलाता है, या किस तरह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है? बिल्कुल, गौ सेवा आयोग अवेयरनेस कैंप भी चलाता है। हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भारतीय पद्धति, चाहे वो खेती के संबंध में है, जी चाहे वो जीवन के बारे में है, चाहे वो गौ माता के प्रति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, शोध करके दिया है, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों में लिखा है। वो ज़्यादातर जो हमारे पराधीनता के काल था, उस काल के अंदर उस चीज़ को ऐसे मान लिया गया था, ये कि गप्पे लिखी हुई है या बात ये ठीक नहीं है। परंतु आज वही विदेशी उस चीज़ को मानते हैं कि भारतीय पद्धति सर्वोत्तम पद्धति है। जी और भारत विश्व गुरु भी उसी का कारण बना था, सोने की चिड़िया भी उसी के कारण कहते थे, और दूध दही की नदियों की बात मैं करता हूँ वो भी। परंतु यह है कि उस पद्धति को भुला के विदेशी पद्धति आने का परिणाम हम बात यह कुरीतियों की ओर गए और कमजोर हुए। परंतु आज दोबारा फिर आ रहे हैं, और दोबारा आने का लाभ यह मिलेगा, भारत पुनः विश्व गुरु भी होगा और सोने का शेर बनेगा। जी अब चिड़िया नहीं बनेगा, चिड़िया पे तो कोई शिकार कर लेगा, जी शेर बनेगा। और जहाँ तक गौ माता जो है, गौ माता एक ऐसी है कि उसके साथ धरती माता जुड़ी हुई है। गौ माता के गोबर से जो धरती माता पर खेती होती है, जिसका अन्न हम खाते हैं, वो जैविक अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए पवित्र है।
और उस पवित्रता के कारण हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, तो हमें हॉस्पिटलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन साहब, आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले जब आपने पदभार संभाला था, तो उस वक्त भी मेरी आपसे बात हुई थी। तब आपने एक बात पर जोर दिया था कि मैं चेयरमैन बन गया हूं, उसके बाद अब गौ संवर्धन पर काम करूंगा। वो काम, आपका गौ संवर्धन का जो काम था, वो कहां तक पहुंचा है? गौ संवर्धन के बारे में आज हम भारत में बात करें या हरियाणा में बात करें, गौ माता के गोबर से पेंट बना, हमारी कोठियों का पेंट भी उसके सामने फीका है। जी और पिंजौर में फैक्ट्री लग गई है और वो चल रही है। जी इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हिसार के ढोबी के अंदर गौ माता के गोबर से डीएपी जो हम प्रयोग करते हैं, जी उसकी जगह फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोम के नाम से जी खाद तैयार किया गया है। विदेशों से हम लाखों करोड़ रुपए का, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी खाद मंगवाते हैं, जो हमारे किसानों के खेतों में जाता है। तब हमारे फसल होते हैं और वो भी रासायनिक जहरीली। जी परंतु हमारे गौ माता के गोबर से हम 3 लाख करोड़ की जगह भी 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खाद बना सकते हैं। और वो सिद्ध हुआ है, उसकी लैब टेस्टिंग हो गई है, फील्ड टेस्ट के लिए भी रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, और जिन किसानों ने अपने खेत में डाला उनकी भी अच्छी रिपोर्टें आ रही है। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? जिस समय फील्ड रिपोर्ट आ जाए, फील्ड टेस्ट की रिपोर्ट IIT दिल्ली की आ जाएगी, HAU की आ जाएगी, जी उस दिन हम, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार उस पर काम करेगी। हम सोचेंगे हमारे देश की विदेशी मुद्रा भी बाहर ना जाए, और हमारे गौ माता के गोबर से धरती का स्वास्थ्य भी बढ़े और हमारे किसानों को भी लाभ मिले। जी जी जी। पंचकूला में आपने गोवन बनाया है। एक मेरा सवाल आपसे है, गोवन और गौशाला, देखिए गोवन में भी गायें हैं, उनकी देख रेख की जाती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और गौशाला में भी एक सा ही काम किया जाता है। तो गौशाला से गोवन का ये कौन सा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं? हमारे यहाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ अभयारण्य की बात की थी, आज हम गौ अभयारण्य की बात करें, गौ तीर्थ की बात करें या गौ वन की बात करें, जी तीनों लगभग पर्यायवाची सी बात है कि उसमें स्वच्छंद रूप से गौ माता रहे, गोवन में। हाँ, प्राकृतिक रूप से रहे, और उसके अंदर खाने पीने, चारे पानी पीने की व्यवस्था हो, हरा चारा प्राकृतिक घास के रूप में हो, जी छायादार वृक्ष भी हों, कहीं छान छप्पर वगैरह बनाने पड़े तो प्राकृतिक रूप से वो भी बने, जी अगर आवश्यकता है तो गर्मी सर्दी से बचने के लिए। जी अन्यथा जो सड़क पे गायें घूमती हैं वो गौशाला वाली से भी ज़्यादा स्वस्थ मानता हूँ मैं। जी जी परंतु ठीक है कि वहाँ खाने को नहीं मिलता, वो पॉलीथीन या कचरे के उस पर आती है मजबूरी में। परंतु अगर गोवन जो बनेगा, जी उसके अंदर हमारी कल्पना ये है कि जितनी गायों के लिए वह जगह उपयुक्त होगी और स्वच्छंद किलोमीटरों में घुमाई करके वो चर के, जो घूम घूम के चरेंगी गायें फिर के, तो उससे क्या होगा कि उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा और गौ माता की सेहत भी ठीक रहेगी, और जो हमारे सड़कों पे एक्सीडेंट है वो भी बचेंगे। जी और इसके अलावा जो गौ माता उस एक्सीडेंट के अंदर किसी की टांग पे चोट लगती है, किसी के कान पे लगती है, किसी को कहीं शरीर के और अंग पे लगती है, जी वो भी बचेगी। और कोई व्यक्ति ऐसा बच्चा है या कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, उनकी गाड़ी को नुकसान भी बचेगा, किसान के खेत में नुकसान भी बचेगा, और किसी का जीवन जाता है या गौ माता का या किसी व्यक्ति का जी उस एक्सीडेंट के कारण, वो भी बचेगा। अनेकों उसके लाभ मिलने वाले और हैं। हजारों की संख्या में आप गोवंश भी रख सकेंगे। हजारों की संख्या में उसमें गोवंश रहेगा जी और प्राकृतिक रूप से रहेगा। सार संभाल के लिए एक मैनेजमेंट होगी, समाज की होगी, सरकार मिलके साथ काम करेगी एक अनुबंध के आधार पर, जी कि जिससे गौ माता को कोई परेशानी ना आए और समाज को भी जो परेशानी ये दिक्कतें आ रही हैं वो उन दिक्कतों से भी बचे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम पंचकुला जिले को हमने लिया है, जी और निश्चित रूप से जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम आपके सामने दिखाई देंगे। जी। चेयरमैन साहब, गोवन की तर्ज पर, पंचकुला के गोवन की तर्ज पर और कितने गोवन बनाने वाले हैं और कब इस पर काम शुरू करने वाले हैं? हम इस पायलट प्रोजेक्ट के पूरा होते ही, इसके रिजल्ट सामने आते ही, इसके अंदर जो जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के पश्चात जी
चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे साल भर लगे। उसके पश्चात हर जिले में एक बनाने की योजना है। उसके लिए जगह हम अभी से उसकी शुरुआत चिन्हित जगह चिन्हित करने के और चीज़ों के बारे में लग गए हैं जी कि बाद में एकदम तुरंत जरूरत वो ना हो। हमारी योजना ये है कि एक दिन ऐसा आए और वो जल्दी ही आए कि पूरे हरियाणा की सड़क पे जो गौ माता है जी एक भी इस प्रकार से ना विचरती रहे जिसको हम बेसहारा आवारा या जी किसी और तरह के लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रयोग हो। गाय माता है, माँ को माँ जैसा ही सम्मान मिले, माँ जैसी ही उसकी व्यवस्था हो, माँ जैसा ही उसका आदर हो, उसके प्रति हम दृढ़ निश्चयी हैं। हजारों एकड़ जमीन जी पड़ी है, गोचर की भी है, अन्य भी है, पंचायतों की है, सारा समाज भी चाहता है। केवल एक विजन की बात है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी और समाज के लोग भी सभी चिंतन कर रहे हैं कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी हो और हरियाणा गौ सेवा आयोग भी इसमें उसके सभी सदस्य भी, गौ भगत भी दिन रात मेहनत करके इस दिशा पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ये कलंक मिटे। जी चेयरमैन साहब, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो बजट दिया जाता है गौ सेवा आयोग को, क्या वो पूरा है? क्या उससे जो मुकम्मल काम हो पा रहे हैं या उसमें कहीं ना कहीं कमी आप महसूस करते हैं? ऐसा है, जहाँ तक कमी की बात है या मुकम्मल की बात है, सरकार को अनेकों योजनाओं पे अनेकों खर्च करने होते हैं। जी क्योंकि समाज के अंदर चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो घरों की बात है, इंडस्ट्री है, व्यापारी है, सभी का चिंतन सरकार को करना होता है। जैसे घर के अंदर माँ बाप अपने सभी बेटों को समान रूप से सोचते हैं, जी उसी प्रकार सरकार भी हर विषय को उसकी गंभीरता को सोच के उसके बजट तय करती है और उस पर क्रियान्वित कराती है। जी चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, अन्य मुद्दों पे भी। इसी प्रकार से गौ सेवा आयोग को जो बजट है, पिछली कांग्रेस सरकार में तो गौ सेवा आयोग का बजट नाम मात्र का भी नहीं था। जी परंतु आज तो हरियाणा के अंदर लगभग जनवरी से अब तक 45 करोड़ तो गौशालाओं में जा चुका है जी और वो भी सीधा गौशाला के खाते में गया। जी गौशाला में कितना गौवंश उसकी संख्या के आधार पे गया। और कोई भी हरियाणा की आज एक भी रजिस्टर्ड गौशाला ये नहीं कह सकती कि मेरे पास उस बजट का अंश ना ही आया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। और इसी प्रकार से जो मैं गोबर से पेंट वगैरह की और उनकी बात करता हूँ, जल्दी ही उन इंडस्ट्रियों पे भी काम होगा। गौशाला एक अच्छा स्वरूप लेंगे जिसके अंदर गौ माता के गोबर का भी, गौमूत्र का भी, दूध का भी और जो भी हो सकता है गौ माता के आशीर्वाद का भी, सभी लेकर एक अच्छी स्थिति में हरियाणा के अंदर गौवंश को लाने की योजना है। चाहे वो गैस के रूप में भी हो, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे फिर दवाइयों के रूप में हो, जी ये सब पे हरियाणा गौ सेवा आयोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कार्य कर रहा है। जी चेयरमैन साहब, शायद आपके आने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हुई है कि जो पैसा था, एक एक पैसा गौ सेवा में ही जाता है। आपके यहाँ से पैसा चलता है और वो सीधे गौशालाओं को आप देते हैं और वहाँ पर लगता है। क्योंकि मैंने खुद कई गौशालाओं में, कई शहरों में आपको देखा है, कई गाँव में आपको देखा है, आप खुद विजिट करने गौशाला में पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शी सिस्टम आपने डेवलप किया है कि पैसा, पूरा पैसा गौ सेवा में जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पारदर्शी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और बढ़िया तरीके से हुआ। और इसमें मेरे से पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके गौवंश की सेवा की और पूरी टीम ने की। और इसी प्रकार से मेरे समय में भी सभी गौ भगत लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। गर्ग साहब, आप इतने शांत, इतने शालीन, इतने सरल कैसे हैं? वो राज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। शांत तो शालीन सरल अपने आप को मानना ही हमारी ये सोचे कि कुछ ना कुछ
शायद कमी है। जी भगवान ने हर एक को अपनी प्रकृति दी है, जी और जैसी वो प्रकृति दी है वैसा ही उसका रहन सहन या घर में देखता है, या संगठन में देखता है, जी या अपने जीवन में अनुभव अपने साथी दोस्तों के साथ रहता है, उनसे जो संस्कार मिलते हैं और अपने संस्कार जो पहले के और बाद के रहते हैं, वो सब जुड़ के एक प्रकृति बनती है, नेचर बनती है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ विशेष है। जी। जैसे आप हैं, हम सभी हैं, हम भारत माता की संतान और गौ माता की सेवा करने के लिए, देश सेवा के लिए बने हैं। ये सोचे कि मैं अपने लिए करूं और देश का भला हो जाए। भाई हम अपने लिए तो बात यह है कि सारे कर रहे हैं, परंतु कुछ देश के लिए सोचे, कुछ गौ माता के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे, और सोच के उसको क्रियान्वित करें, तो निश्चित रूप से अपने देश की भी तरक्की होगी और अपनी भी तरक्की होती है। जी। अक्सर लोग राजनीति में आते हैं तो महत्वाकांक्षी बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब भी गौ सेवा आयोग चेयरमैन साहब शरण गर्ग जी को देखा जाता है तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो महत्वाकांक्षी नहीं नजर आते हैं। क्या कभी आपकी इच्छा नहीं होती है कि सक्रिय राजनीति में जाएं, चुनाव लड़े जाएं, या एक वो पद है विधायक बना जाए, असेंबली में बैठा जाए? कभी लगता नहीं कि आपकी इच्छा नहीं जागती ऐसा कुछ किया जाए? क्या किसी को संसार के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव है, सभी का पेट भगवान भरता है, और जितने भी व्यक्ति हैं सभी को सम्मान भी भगवान के उससे ही मिलता है, या समय के अनुसार। जी अगर मनुष्य ये सोचता है मैं करता हूँ, तो उसकी सोच ही गलत है। जिस समय जिसको जो सम्मान भगवान ने दिलवाता है, और वह दूसरा समय आता है तो वो भी उसकी परिस्थिति और उसके कर्मों के आधार पर ही आता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, ये तो गीता जी में भी जी जी बोला है कि, तो वही अपने जीवन के अंदर अगर हम अपने आप को सुधार लें, पूरा देश अपने आप सुधरेगा। तो कोशिश करें कि अपने मन पे, इंद्रियों पे, अपने कार्य पे प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए, और दिखाई दूसरों को दिखाने नहीं, अपने अंदर ही मनन करना चाहिए, जिससे कि हम गलत कार्य करने से बचें। जी। भले ही व्यक्तिगत तौर पर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं हो, लेकिन गौ सेवा आयोग चेयरमैन के तौर पर जब आप उस सीट पर, उस गद्दी पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सपने तो आपके भी होंगे, कोई महत्वाकांक्षाएं तो आपकी भी होंगी कि मैं चेयरमैन के तौर पर, एक गौ सेवक के तौर पर ये काम तो मैं कर जाऊं, एक ऐसी मिसाल तो मैं पेश कर जाऊं कि मैं भला इन गौ माताओं का कर जाऊं। कौन से ऐसे सपने हैं जो चेयरमैन के तौर पर आप सोचते हैं कि पूरे होने चाहिए? पहली बात तो ये मेरे लिए पद नहीं है, ना गद्दी है, ना कुर्सी है, ये दायित्व है, जिम्मेवारी है। जी और जिम्मेवारी का निभाना और निभाते हुए एक बढ़िया तरीके से जितनी भगवान ने बुद्धि दी है उसके अनुसार अच्छे कार्य हो। और सपन जो है कि भाई क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षा कि एक भी गौ माता सड़क पर ना रहे, केवल यही महत्वाकांक्षा है, यही इच्छा है। उसके लिए हमारी गौ भक्तों की सरकार, सभी गौ भगत, सभी समाज के लोग दिन रात जुटे हुए हैं, और भगवान ने चाहा तो एक दिन जल्दी ही आएगा कि एक भी गौ माता सड़क पे नहीं रहेगी, माँ को माँ का सम्मान मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा चेयरमैन साहब, आप भारत आज के स्टूडियो आए और आपने खुलकर भारत आज से बात की। यशपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल भारत आज को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि यह दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और धन्यवाद। दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो बड़ी शिद्दत से इस वीडियो को देखते रहे, और कितना आप चेयरमैन साहब की बातों से सहमत हैं वो हमें कमेंट करके बताते रहिए, लगातार बताते रहिए, और गौ सेवा आयोग कैसा काम कर रहा है वो भी बताइए, और हरियाणा सरकार गौ संवर्धन में कैसा काम कर रही है, क्या उसके किए गए प्रयासों को आप सराहते हैं, 1 में से 10 कितने नंबर आप देते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाइएगा मत, क्योंकि भारत आज का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, लगातार ये सेशन चलता रहेगा। चेहरे बदल सकते हैं, हो सकता है कि मेरी सीट पर कोई और एंकर बैठा हो सकता है कि सामने वाली सीट पर कोई और मेहमान हो, लेकिन कार्यक्रम ये चलता रहेगा, क्योंकि नई सोच नया आगाज, हम है भारत आज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल कंचन, भारत आज के लिए।